कौटिल्य अर्थशास्त्र खंड 9 एक आक्रमणकारी का कार्य। अध्याय 1 शक्ति, स्थान, समय, सामर्थ्य और कमजोरी का ज्ञान। आक्रमण का समय। विजेता को अपनी और अपने शत्रु की तुलनात्मक शक्ति और कमजोरी का ज्ञान होना चाहिए और शक्ति, स्थान, समय, सेना के आगमन और भर्ती का समय, परिणाम, सैनिकों और धन की हानि, लाभ और खतरे का पता लगाने के बाद उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा उसे चुप रहना चाहिए। मेरे शिक्षक कहते हैं कि उत्साह और शक्ति में उत्साह श्रेष्ठ है। एक राजा जो स्वयं ऊर्जावान, वीर, बलवान, रोगमुक्त और शस्त्र संचालन में कुशल हो, वह अपनी सेना के बल पर किसी भी शक्तिशाली राजा को पराजित कर सकता है। उसकी सेना चाहे छोटी ही क्यों न हो, उसके नेतृत्व में किसी भी कार्य को पूरा करने में सक्षम होगी। परंतु जिस राजा में स्वयं उत्साह न हो, वह बलवान सेना होने के बावजूद पराजित हो जाएगा। कौटिल्य कहते हैं, नहीं, शक्तिमान व्यक्ति अपने बल पर उत्साही व्यक्ति को पराजित कर देता है। किसी उत्साही राजा और वीर सैनिकों को प्राप्त करके उन्हें बंदी बनाकर या खरीदकर वह अपने अश्वारोही, हाथी, रथ और अन्य सैनिकों से युक्त सेना को बिना किसी बाधा के कहीं भी ले जा सकता है। शक्तिशाली राजा, चाहे वे स्त्री हो, युवक हो, लंगड़े हो या अंधे हो, उत्साही व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके या उनकी सहायता खरीदकर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करते थे। मेरे शिक्षक कहते हैं कि शक्ति अर्थात धन और सेना और षड्यंत्र कौशल में से शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि षड्यंत्र कौशल अर्थात मंत्र शक्ति से संपन्न राजा भी शक्तिहीन होने पर निष्फल हो जाता है, क्योंकि षड्यंत्र का कार्य सुस्पष्ट है। शक्तिहीन व्यक्ति अपना राज्य ऐसे खो देता है जैसे सूखे में बीज के अंकुर अपना रस त्याग देते हैं। कौटिल्य कहते हैं, ऐसा नहीं है। षड्यंत्र रचने की कला श्रेष्ठ है। ज्ञान की दृष्टि रखने वाला और राजनीति के विज्ञान से परिचित व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही अपने षड्यंत्र कौशल का उपयोग कर सकते हैं और सुलह समझौते, अन्य रणनीतिक उपायों, जासूसों और रासायनिक युक्तियों के माध्यम से उन राजाओं को भी पराजित कर सकते हैं जो उत्साह और शक्ति से परिपूर्ण है। अतः उत्साह, शक्ति और षड्यंत्र रचने की कला, इन 3 गुणों में से जो व्यक्ति पहले बताए गए गुण की तुलना में बाद वाले गुण से अधिक युक्त होगा, वह दूसरों को पराजित करने में सफल होगा। देश का अर्थ पृथ्वी है, अर्थात क्षेत्र का अर्थ पृथ्वी है। इसमें हिमालय और सागर के बीच फैले देश के उत्तरी भाग के 1000 योजन एक महत्वपूर्ण सम्राट के राज्य का हिस्सा है। इसमें वन, गांव, जलप्रपात, समतल मैदान और उबड़ खाबड़ भूमि जैसी विभिन्न प्रकार की भूमि पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसकी शक्ति और समृद्धि के लिए लाभकारी हो। देश का वह भाग जहां उसकी सेना को युद्धाभ्यास के लिए सुविधाजनक स्थान मिले और जो उसके शत्रु के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो, सर्वोत्तम है। देश का वह भाग जो इसके विपरीत प्रकृति का हो, सबसे बुरा है। और वह भाग जिसमें दोनों विशेषताएं हो, मध्यम श्रेणी का देश है। समय में शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं होती है। समय के विभाजन है रात्रि, दिन, पखवाड़ा, माह, ऋतु, संक्रांति, वर्ष और युग। समय के इन विभाजनों में व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसकी शक्ति और समृद्धि में वृद्धि करे। वह समय जो उसकी सेना के संचालन के लिए अनुकूल हो परंतु उसके शत्रु के लिए प्रतिकूल हो, सर्वोत्तम है। वह समय जो प्रतिकूल हो सबसे बुरा है
और वह समय जिसमें ये दोनों विषमताएं हो मध्यम श्रेणी का है। मेरे शिक्षक कहते हैं कि शक्ति स्थान और समय में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि बलवान व्यक्ति भूमि की असमानता, सर्दी गर्मी या बरसात जैसी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्थान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सुविधाजनक स्थान पर बैठा कुत्ता मगरमच्छ को घसीट सकता है और नीची जगह पर बैठा मगरमच्छ कुत्ते को घसीट सकता है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि समय सबसे अच्छा है, क्योंकि दिन के समय कौवा उल्लू को मारता है और रात में उल्लू कौवे को मारता है। कौटिल्य कहते हैं नहीं, बल, स्थान और समय तीनों एक दूसरे के सहायक है। जिसके पास ये तीनों चीजें हों उसे अपनी सेना का 1/3 या 1/4 भाग अपने परिचालन केंद्र की रक्षा के लिए तैनात कर देना चाहिए, ताकि वह अपने आसपास के शत्रुओं और जंगली कबीलों से सुरक्षित रहे और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सेना और खजाना अपने साथ ले लेना चाहिए। इसके बाद दिसंबर मार्गशीर्ष माह में उस शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए जिसका खाद्य भंडार पुराना और बेस्वाद हो चुका हो, जिसने न केवल ताजा खाद्य सामग्री एकत्रित न की हो बल्कि अपने किलेबंदी की मरम्मत भी न की हो, ताकि शत्रु की बरसात की फसल और शरद ऋतु की पुष्टि को नष्ट किया जा सके। यदि शत्रु की शरद ऋतु की फसल और वसंत ऋतु की मुष्टि को नष्ट करना हो तो उसे मार्च अर्थात चैत्र माह में आक्रमण करना चाहिए। यदि शत्रु की वसंत ऋतु की फसलों और वर्षा ऋतु की कुछ बची हुई फसल को नष्ट करना हो तो उसे ज्येष्ठ अर्थात मई जून माह में ऐसे देश के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए जिसके चारे, जलाऊ लकड़ी और जल का भंडार कम हो गया हो और जिसने अपने किलेबंदी की मरम्मत न की हो, या वह ओस ऋतु में गर्म जलवायु वाले और कम मात्रा में उपलब्ध चारा और जल वाले देश के विरुद्ध अभियान चला सकता है, या वह ग्रीष्म ऋतु में ऐसे देश के विरुद्ध अभियान चला सकता है जहां सूर्य कोहरे से ढका रहता हो और जो गहरी घाटियों और घने वृक्षों और घास के झुरमुटों से भरा हो, या वह वर्षा ऋतु में ऐसे देश के विरुद्ध अभियान चला सकता है जो उसकी सेना के युद्धाभ्यास के लिए उपयुक्त हो और शत्रु की सेना के लिए इसके विपरीत हो। उसे दिसंबर और जनवरी के बीच एक लंबा अभियान, मार्च और अप्रैल के बीच एक मध्यम लंबाई का अभियान और मई और जून के बीच एक छोटा अभियान चलाना होगा। और जो व्यक्ति संकटों से ग्रस्त हो उसे शांत रहना चाहिए। संकटग्रस्त शत्रु के विरुद्ध मार्च करने की व्याख्या युद्ध की घोषणा के बाद मार्च के संदर्भ में की गई है। मेरे शिक्षक का कहना है कि संकट में फंसे शत्रु के विरुद्ध लगभग हमेशा ही आक्रमण करना चाहिए, लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि जब किसी के पास पर्याप्त संसाधन हो तभी कूच करना चाहिए, क्योंकि शत्रु की परेशानियों को ठीक से पहचाना नहीं जा सकता, या जब भी किसी को शत्रु पर कूच करके उसे क्षीण या नष्ट करना संभव लगे तब कूच किया जा सकता है। जब मौसम सुहावना हो तो हाथियों से बनी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गर्म मौसम में अत्यधिक पसीना बहाने वाले हाथियों को कुष्ठ रोग हो जाता है और जब उन्हें नहाने और पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो वे अपनी फुर्ती खो देते हैं और जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए जिस देश में पानी की प्रचुरता हो और बरसात का मौसम हो उसके विरुद्ध हाथियों से बनी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके विपरीत जिस देश में कम बारिश होती हो और पानी गंदा हो उसके विरुद्ध गधे, ऊंट और घोड़ों से बनी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी रेगिस्तान के विरुद्ध बरसात के मौसम में सेना के चारों घटकों अर्थात हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों के साथ मार्च करना चाहिए। तय की जाने वाली दूरी के अनुसार, चाहे वह समतल भूमि हो,
उबड़ खाबड़ भूमि हो, घाटियां हो या मैदान हो, एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जब करने योग्य कार्य छोटा हो तो सभी प्रकार के शत्रुओं के विरुद्ध मार्च अल्प अवधि का होना चाहिए, और जब कार्य बड़ा हो तो वह लंबी अवधि का होना चाहिए। वर्षा ऋतु के दौरान खुले में डेरा डालना चाहिए। अध्याय 2, सेना की भर्ती का समय, साजो सामान का स्वरूप और प्रतिद्वंदी सेना को संगठित करने का कार्य। सैनिकों की भर्ती का समय, जैसे कि वंशानुगत सैनिक, भाड़े के सैनिक, सैनिकों का निगम, किसी मित्र या शत्रु से संबंधित सैनिक और जंगली जनजातियां। जब कोई राजा यह सोचता है कि उसकी वंशानुगत सेना उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक है, या जब वह सोचता है कि उसकी वंशानुगत सेना में आवश्यकता से अधिक सैनिक होने के कारण उनमें से कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं, या जब वह सोचता है कि उसके शत्रु के पास एक मजबूत वंशानुगत सेना है जो अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए उससे निपटने के लिए उससे बहुत कुशलता से लड़ना होगा, या जब वह सोचता है कि भले ही सड़कें अच्छी हो और मौसम अनुकूल हो, फिर भी वंशानुगत सेना ही टूट फूट सहन कर सकती है, या जब वह सोचता है कि भाड़े के सैनिक और अन्य प्रकार के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे आक्रमण किए जाने वाले शत्रु की साजिशों में शामिल हो सकते हैं, या जब वह सोचता है कि अन्य प्रकार की सेनाओं में शक्ति की कमी है, तब वंशानुगत सेना पर कब्जा करने का समय होता है। जब उसे यह विश्वास हो कि उसकी किराए पर ली गई सेना उसकी पैतृक सेना से बड़ी है, कि उसके शत्रु की पैतृक सेना छोटी और असंतुष्ट है, जबकि उसके शत्रु द्वारा किराए पर ली गई सेना नगण्य और कमजोर है, कि वास्तविक लड़ाई कपटपूर्ण लड़ाई से कम है, कि तय की जाने वाली दूरी और आवश्यक समय में अधिक नुकसान नहीं होगा, कि उसकी अपनी सेना सुस्ती से कम प्रभावित होती है, षड्यंत्रों से परे है और विश्वसनीय है, या कि शत्रु की शक्ति बहुत कम है जिसे उसे दबाना है। तब किराए पर ली गई सेना का नेतृत्व करने का समय है। जब उसे लगता है कि उसके पास मौजूद सैनिकों की विशाल टुकड़ी पर उसके देश की रक्षा करने और उसके शत्रु के विरुद्ध मार्च करने दोनों के लिए भरोसा किया जा सकता है, कि उसे केवल थोड़े समय के लिए ही अनुपस्थित रहना है, या कि उसके शत्रु की सेना में अधिकतर सैनिक टुकड़ियों के सैनिक हैं और इसलिए शत्रु वास्तविक युद्ध के बजाय कपटपूर्ण लड़ाई लड़ना चाहता है, तब सैनिकों की टुकड़ियों की भर्ती का समय होता है। जब उसे लगता है कि उसके मित्र से मिलने वाली मजबूत सहायता का उपयोग वह अपने देश और अपने अभियानों दोनों में कर सकता है, कि उसे केवल थोड़े समय के लिए ही अनुपस्थित रहना है और वास्तविक लड़ाई कपटपूर्ण लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कि अपने मित्र की सेना को जंगली इलाकों, शहरों या मैदानों पर कब्जा करने और शत्रु के सहयोगी से लड़ने के लिए तैयार करने के बाद वह स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शत्रु की सेना से लड़ेगा, कि उसका काम उसका मित्र भी पूरा कर सकता है, कि उसकी सफलता उसके मित्र पर निर्भर करती है, कि उसका एक मित्र निकट है और कृतज्ञता का पात्र है, या कि उसे अपने मित्र की अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करना ही है। तब मित्र की सेना में भर्ती करने का समय आ गया है। जब वह सोचता है कि उसे किसी शहर, मैदान या जंगली भूभाग के कारण अपने शक्तिशाली शत्रु को किसी अन्य शत्रु से लड़ने के लिए विवश करना होगा, और उस लड़ाई में वह अपने किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई बहिष्कृत व्यक्ति कुत्ते और सुअर के बीच लड़ाई में सफल होता है, कि उस युद्ध के माध्यम से वह अपने शत्रु के सहयोगियों या जंगली कबीलों की हानिकारक शक्ति को नष्ट कर देगा, कि उसे अपने निकटतम और शक्तिशाली शत्रु को कहीं और जाने के लिए मजबूर करना होगा और इस प्रकार अपने शत्रु द्वारा उत्पन्न आंतरिक विद्रोह से छुटकारा पाना होगा। और यह कि शत्रुओं या निमंत्रण राजाओं के बीच युद्ध का समय आ गया है। तब शत्रु की सेनाओं के अभ्यास का समय होता है।
इससे जंगली जनजातियों के शामिल होने के समय का पता चलता है, जब उसे यह आशय हो कि जंगली कबीलों की सेना उसी मार्ग पर रहती है जिससे उसके शत्रु को गुजरना है, कि वह मार्ग उसके शत्रु की सेना के मार्च के लिए अनुकूल नहीं है, कि उसके शत्रु की सेना में अधिकतर जंगली कबीले शामिल है, कि जिस प्रकार एक बेल को दूसरे बेल से तोड़ा जाता है, उसी प्रकार उसके शत्रु की छोटी सेना को नष्ट किया जाना है। तब जंगली कबीलों की सेना से युद्ध करने का समय आ जाता है। वह सेना जो विशाल हो और विभिन्न प्रकार के पुरुषों से बनी हो और इतनी उत्साही हो कि भोजन और वेतन के बिना भी, चाहे कहा जाए या न कहा जाए, लूटपाट के लिए खड़ी हो, जो प्रतिकूल वर्षा के विरुद्ध स्वयं उपाय करने में सक्षम हो जिसे भंग किया जा सकता हो, और जो शत्रुओं के लिए अजय हो और जिसके सभी पुरुष एक ही देश, एक ही जाति और एक ही प्रशिक्षण के हो, उसे विशाल शक्ति का एक सुदृढ़ निकाय माना जाना चाहिए। सेना में भर्ती के लिए यही समयावधि निर्धारित की जाती है। इन सेनाओं में से जंगली जनजातियों की सेना को या तो कच्चे उत्पादों से या लूटपाट के लिए भत्ते से भुगतान करना पड़ता है। जब शत्रु की सेना के आक्रमण का समय निकट आ जाए तो शत्रु को रोकना चाहिए, उसे दूर भगाना चाहिए, उसकी गतिविधियों को निष्फल बनाना चाहिए या झूठे वादे करके उसे आक्रमण में देरी करने के लिए मजबूर करना चाहिए, और फिर आक्रमण का समय बीत जाने के बाद उसे धोखा देना चाहिए। अपने संसाधनों को बढ़ाने और शत्रु के बलवान होने के प्रयासों को विफल करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन सेनाओं में से जो सेना सूची में सबसे पहले बताई गई है वह बाद में बताई गई सेना से बेहतर है। वंशानुगत सेना भाड़े की सेना से बेहतर होती है, क्योंकि वंशानुगत सेना का अस्तित्व उसके स्वामी पर निर्भर करता है और उसे निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। उस तरह की भाड़े की सेना जो हमेशा पास रहती है, तुरंत उठने के लिए तैयार रहती है और आज्ञाकारी होती है, सैनिकों के एक निगम से बेहतर होती है। वह सैन्य दस्ता जो स्थानीय है, जिसका उद्देश्य वही है और जो समान प्रतिद्वंदिता, क्रोध और सफलता एवं लाभ की अपेक्षा से प्रेरित है, मित्र की सेना से श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि वह सैन्य दस्ता जो स्थान और समय के हिसाब से दूर है, समान उद्देश्य होने के कारण मित्र की सेना से श्रेष्ठ है। आर्य नेतृत्व में शत्रु की सेना जंगली कबीलों की सेना से श्रेष्ठ होती है। दोनों ही, शत्रु की सेना और जंगली कबीलों की सेना, लूटपाट के लिए ललचाती रहती है। लूटपाट न होने और विपत्ति आने पर वे घात लगाए बैठे सांप की तरह खतरनाक साबित होती है। मेरे शिक्षक का कहना है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों से बनी सेनाओं में से वीरता के कारण जिसका नाम पहले आता है उसे बाद में आने वाली सेना की तुलना में भर्ती करना बेहतर होता है। कौटिल्य कहते हैं, नहीं, शत्रु प्रणाम करके ब्राह्मणों की सेना को अपने पक्ष में कर सकता है, इसलिए शस्त्र यंत्रों में निपुण क्षत्रियों की सेना श्रेष्ठ है, या फिर संख्या बल से परिपूर्ण वैश्य या शूद्रों की सेना श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति को अपनी सेना की भर्ती इस प्रकार करनी चाहिए कि यह मेरे शत्रु की सेना है और यह मेरी सेना है और जिसका मुकाबला करेगी। जिस सेना के पास हाथी, मशीनें, सख्त गर्भ, कुंठ अर्थात लकड़ी की छड़ी, प्रास, 2 मूठ वाला 24 इंच लंबा हथियार, खारवाटक, बांस की छड़ें और लोहे की छड़ें हों, वही सेना हाथियों की सेना का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त है। पत्थरों, लाठियों, कवच, हुकों और भालों से भरपूर वही सेना रथों की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए सेना का भी यही नियम है। कवचधारी पुरुष हाथियों का सामना कर सकते हैं, घोड़े कवचधारी मनुष्य का भी मुकाबला कर सकते हैं। कवचधारी पुरुष, रथ, रथात्मक हथियारों से लैस पुरुष और पैदल सेना, उन सभी 4 घटकों हाथी, रथ, घुड़सवार सेना और पैदल सेना से बनी सेना का विरोध कर सकते हैं। अतः अपनी चतुर्भुजीय सेना के घटकों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए
किसी को उसमें इतने सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए जिससे शत्रु की सेना का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सके। अध्याय 3। पीछे से होने वाली असुविधाओं पर विचार और आंतरिक और बाहरी परेशानियों के निवारण। पीछे से मामूली असुविधा और आगे से भारी लाभ, इन दो बातों में से पीछे से मामूली असुविधा अधिक गंभीर है, क्योंकि गद्दार, शत्रु और उग्र कबीले हर तरफ से पीछे से होने वाली मामूली असुविधा को बढ़ा देते हैं। आगे से भारी लाभ प्राप्त करने पर अपने ही राज्य के लोग भड़क सकते हैं। जब कोई पक्ष दूसरे के संरक्षण में ऐसी स्थिति में आ जाए, अर्थात पीछे से मामूली असुविधा और आगे से पर्याप्त लाभ, तो पीछे के शत्रु को उसके सेवकों और मित्रों की हानि और दरिद्रता पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, और आगे से लाभ प्राप्त करने के लिए सेना के कमांडर या युवराज को सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, या फिर राजा स्वयं अग्रिम मोर्चे पर लाभ प्राप्त करने के लिए जा सकता है, यदि वह पीछे के उपद्रव को टालने में सक्षम हो। यदि उसे आंतरिक संकटों का आभास हो तो वह संदिग्ध नेताओं को अपने साथ ले जा सकता है। यदि उसे बाहरी संकटों का आभास हो तो उसे संदिग्ध शत्रुओं के पुत्रों और पत्नियों को अपनी राजधानी में बंधक बनाकर रखना चाहिए, और बंजर भूमि के प्रभारी अधिकारी की सेना को कई टुकड़ियों में विभाजित करके उन टुकड़ियों को कई सरदारों के अधीन कर देना चाहिए, अन्यथा वह अपना अभियान रोक सकता है, क्योंकि अब पहले ही कहा जा चुका है कि आंतरिक संकट बाहरी संकटों से अधिक गंभीर होते हैं। मंत्री, पुजारी, सेनापति और युवराज में से किसी एक को उकसाना ही आंतरिक कलह कहलाता है। राजा को ऐसे आंतरिक शत्रु से या तो अपनी गलती स्वीकार करके या किसी बाहरी शत्रु से उत्पन्न खतरे की ओर इशारा करके छुटकारा पाना चाहिए। जब पुजारी घोर राजद्रोह का दोषी हो तो उसे या तो कैद करके या निर्वासित करके राहत दी जानी चाहिए। जब युवराज ऐसा दोषी हो तो कैद या मृत्युदंड, बेशर्ते कि उसका कोई दूसरा पुत्र अच्छे चरित्र का हो। इनमें मंत्री और सेनापति का मामला स्पष्ट है। जब राज परिवार का कोई पुत्र, भाई या कोई अन्य सदस्य राज्य पर कब्जा करने का प्रयास करे तो उसे आशाएं दिखाकर राजी किया जाना चाहिए। यदि संभव न हो तो उसे उसके द्वारा पहले से कब्जा की गई संपत्ति का आनंद लेने की अनुमति देकर या उसके साथ समझौता करके या किसी शत्रु के माध्यम से षड्यंत्र रचकर या किसी शत्रु या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण व्यक्ति से भूमि सुरक्षित करके उसे शांत किया जाना चाहिए, या उसे शत्रु सेना के साथ किसी मिशन पर भेजा जा सकता है ताकि उसे उसके कर्मों का उचित दंड मिले, या किसी सीमावर्ती राजा या जंगली कबीलों के साथ षड्यंत्र रचा जा सकता है जिनके प्रति उसने असंतोष उत्पन्न किया हो, या फिर वही नीति अपनाई जा सकती है जो किसी बंदी राजकुमार को छुड़ाने या शत्रु के गांव पर कब्जा करने में अपनाई जाती है। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों को उकसाना ही आंतरिक मंत्री स्तरीय समस्याओं का कारण कहलाता है। ऐसे मामलों में भी आवश्यक रणनीतिक उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी जिले के मुखिया, सीमा के प्रभारी अधिकारी, जंगली कबीलों के मुखिया और पराजित राजा की उकसाहट को बाह्य संकट कहा जाता है। इसे एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके ही दूर किया जा सकता है। इनमें से जिसने भी अपने आप को सुदृढ़ कर लिया हो उसे सीमावर्ती राजा, जंगली कबीलों के मुखिया, उसके परिवार के किसी सदस्य या बंदी बनाए गए राजकुमार के माध्यम से पकड़ लिया जाना चाहिए, या उसे किसी मित्र के माध्यम से पकड़ा जा सकता है ताकि वह शत्रु से न मिल सके, या फिर कोई जासूस उसे दुश्मन से मिलने से रोकने के लिए कह सकता है। यह दुश्मन तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करके तुम्हारे ही स्वामी पर हमला करवाता है। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वह तुम्हें दुश्मनों या जंगली कबीलों के खिलाफ
सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजता है या किसी खतरनाक जगह पर ठहराता है, या फिर तुम्हें अपने बेटों और अपनी पत्नी से दूर किसी सीमावर्ती चौकी पर रहने के लिए मजबूर करता है। जब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाती है तो वह तुम्हें तुम्हारे ही स्वामी को बेच देता है या फिर तुमसे सुलह करके तुम्हारे स्वामी को खुश कर देता है। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने स्वामी के सबसे अच्छे दोस्त के पास जाओ। जब यह प्रस्ताव मान लेता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जब वह सुनने से इनकार कर देता है तो उसे कहा जाना चाहिए, मुझे खास तौर पर तुम्हें दुश्मन से अलग करने के लिए भेजा गया है। हालांकि जासूस को कुछ लोगों को उसकी हत्या करने के लिए नियुक्त करना चाहिए, या उसे कुछ छिपे हुए लोगों द्वारा मारा जा सकता है, या कुछ बहादुर सैनिकों का रूप धारण करने वाले लोगों को उसके साथ भेजा जा सकता है और उन्हें उसकी हत्या करने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह मुसीबतों का अंत होता है। हमें अपने शत्रु को ऐसी परेशानियां पहुंचानी चाहिए और स्वयं को ऐसी परेशानियों से बचाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति परेशानी पैदा करने या उसे कम करने में सक्षम हो तो उसके खिलाफ षड्यंत्र का सहारा लेना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति विश्वसनीय चरित्र का हो, कार्यों को करने में सक्षम हो, अपने सहयोगी की सफलता में उसका साथ दे और विपत्तियों से उसकी रक्षा करे, तो उसकी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिकार का सहारा लेना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है या हठी है। हठी स्वभाव वाले किसी विदेशी द्वारा स्थानीय लोगों के साथ की जाने वाली साजिश का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। यदि वह अपने स्वामी की हत्या करने के बाद मेरे पास आता है तो मैं अपने 2 उद्देश्यों को पूरा करूंगा, अपने शत्रु का विनाश और शत्रु की भूमि पर कब्जा। अन्यथा मेरा शत्रु उसे मार डालेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मारे गए रिश्तेदारों के समर्थक और अन्य लोग जो समान रूप से दोषी है और इसलिए स्वयं के लिए भी इसी प्रकार की सजा के भयभीत है, मेरे शत्रु की शांति भंग करेंगे। जब मेरे शत्रु के पास कोई मित्र नहीं बचेगा या जब मेरे शत्रु किसी अन्य समान रूप से दोषी व्यक्ति पर संदेह करने में विफल रहते हैं, तो मैं अपने शत्रु के अधीन किसी अधिकारी की मृत्यु का कारण बन सकूंगा। किसी हठी स्वभाव वाले स्थानीय व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी के साथ रची गई साजिश का स्वरूप इस प्रकार है। मैं या तो इस राजा के खजाने को लूट लूंगा या उसकी सेना को नष्ट कर दूंगा। मैं इस व्यक्ति को नियुक्त करके अपने स्वामी की हत्या कर दूंगा। यदि मेरा स्वामी सहमत है तो मैं उसे किसी बाहरी शत्रु या जंगली जनजाति के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसाऊंगा। उसके राज्य क्षेत्र में अव्यवस्था फैला दूंगा, उसे उनसे शत्रुता मोल लेने दूंगा। तब उसे अपने वश में रखना और उसे करना आसान हो जाएगा। या मैं स्वयं राज्य पर कब्जा कर लूंगा या उसे जंजीरों में बांधकर मैं अपने स्वामी की भूमि और उसके बाहर की भूमि दोनों पर कब्जा कर लूंगा। या शत्रु को आक्रमण करने के लिए उकसाकर मैं सद्भावना पूर्वक शत्रु की हत्या करवा दूंगा। या मैं शत्रु की राजधानी पर तब कब्जा कर लूंगा जब वह सैनिकों से खाली हो। जब कोई नेक स्वभाव का व्यक्ति दोनों पक्षों के हित के लिए कोई षड्यंत्र रचता है तो उससे समझौता कर लेना चाहिए, परंतु जब कोई हठी स्वभाव का व्यक्ति ऐसा षड्यंत्र रचता है तो उसे अपनी मनमानी करने देना चाहिए और फिर उसे धोखा देना चाहिए। इस प्रकार अपनाई जाने वाली नीति पर विचार करना चाहिए। शत्रुओं से शत्रुओं की, प्रजा से प्रजा की, प्रजा से शत्रुओं की और शत्रुओं से प्रजा की रक्षा सदा करनी चाहिए। और एक विद्वान व्यक्ति को अपनी प्रजा और शत्रुओं दोनों से अपनी स्वयं की रक्षा सदा करनी चाहिए। अध्याय 4 पुरुषों, धन और लाभ की हानि के बारे में विचार। प्रशिक्षित पुरुषों की हानि को ही क्षय कहा जाता है, यानी पुरुषों की हानि। सोने और अनाज में कमी आना धन की हानि है। जब अपेक्षित लाभ इन दोनों से अधिक हो तब शत्रु के विरुद्ध कूच करना चाहिए।
अपेक्षित लाभ की विशेषता ये है जो प्राप्य है, जो लौटाया जाना है, जो सभी को प्रसन्न करता है, जो घृणा उत्पन्न कराता है, जो थोड़े समय में प्राप्त होता है, जिसे कमाने में कम लोगों की हानि होती है, जिसे कमाने में कम धन की हानि होती है, जो विशाल है, जो उत्पादक है, जो हानि रहित है, जो न्याय संगत है और जो सर्वोपरि है। जब लाभ आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसे दूसरों को लौटाने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे प्राप्त करने योग्य कहा जाता है। इसके विपरीत प्रकृति का लाभ वापसी योग्य कहलाता है। जो कोई भी वापसी योग्य लाभ प्राप्त करने जाता है या उसका आनंद लेता है, उसका विनाश होता है। लेकिन जब वह सोचता है कि प्रतिदेय लाभ लेकर मैं अपने शत्रु के खजाने, सेना और अन्य रक्षात्मक संसाधनों को कम कर दूंगा, मैं अपने शत्रु के खानों, लकड़ी और हाथी वनों, सिंचाई परियोजनाओं और यातायात मार्गों का शोषण करके उन्हें कंगाल कर दूंगा, मैं उसकी प्रजा को कंगाल कर दूंगा या उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दूंगा या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर मजबूर कर दूंगा। जब वे स्थिति में आ जाएंगे तो मेरा शत्रु उन्हें दंडित करके उनकी घृणा को और भड़काएगा या मैं अपने शत्रु को किसी दूसरे शत्रु के विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। मेरा शत्रु अपनी आशाएं त्याग देगा और किसी ऐसे व्यक्ति के पास भाग जाएगा जिसका उससे कोई रक्त संबंध हो, या उसकी जमीनों में सुधार करके मैं उन्हें उसे लौटा दूंगा। और जब वह इस प्रकार प्रभुत्व प्राप्त कर लेगा तो वह मेरा स्थायी मित्र बन जाएगा, तो वह प्रतिदेय लाभ भी ले सकता है। इस प्रकार प्राप्य और प्रतिदेय लाभों की व्याख्या की गई है। एक नेक राजा को दुष्ट राजा से मिलने वाला लाभ उसके अपने और अन्य प्रजाजनों दोनों को प्रसन्न करता है। इसके विपरीत लाभ घृणा उत्पन्न करता है। मंत्रियों की सलाह पर प्राप्त लाभ घृणा उत्पन्न करता है, क्योंकि वे सोचते हैं इस राजा ने हमारे दल को कमजोर कर दिया है और हमें कंगाल कर दिया है। विश्वासघाती मंत्रियों की राय की परवाह किए बिना प्राप्त लाभ घृणा उत्पन्न कराता है, क्योंकि वे सोचते हैं लाभ कमाकर इस राजा ने हमें नष्ट कर दिया, परंतु इसके विपरीत लाभ प्रसन्न करता है। इस प्रकार प्रसन्न करने वाले और क्रोधित करने वाले लाभों की व्याख्या की गई। जो कुछ मात्र चलने से प्राप्त होता है वह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कुछ भी बातचीत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है उसमें कम ही लोगों की हानि होती है। जिस चीज में केवल भोजन सामग्री अर्थात उसे कमाने के लिए नियुक्त नौकरों पर खर्च करना पड़ता है, उसमें धन की हानि कम होती है। जो चीज तात्कालिक रूप से काफी मूल्यवान होती है वह विशाल होती है। जो चीज धन का स्रोत है वह उत्पादक है। जो चीज बिना किसी परेशानियों के प्राप्त हो जाती है वह हानि रहित होती है। जो सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त किया जाता है वही न्याय संगत है। सहयोगियों की सहायता से बिना किसी बाधा के जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह सर्वोपरि लाभ होता है। जब दो स्रोतों से प्राप्त लाभ बराबर हो तो व्यक्ति को स्थान और समय, उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति और साधन, उससे उत्पन्न स्नेह और अनासक्ति, उसमें निहित षड्यंत्र और षड्यंत्र का अभाव, उसकी निकटता और दूरी, उसके वर्तमान और भविष्य के प्रभाव, उसका निरंतर मूल्य या मूल्यहीनता और उसकी प्रचुरता और उपयोगिता पर विचार करना चाहिए और उसे केवल वही लाभ स्वीकार करना चाहिए जिसमें उपरोक्त अधिकांश अच्छे गुण मौजूद हो। लाभ में बाधक है वासना, क्रोध, कायरता, दया, लज्जा, आर्य न होने के समान जीवन जीना, अहंकार, करुणा, परलोक की इच्छा, सदाचारी जीवन का कड़ाई से पालन, छल, अभाव, ईर्ष्या, वर्तमान में उपलब्ध चीजों की उपेक्षा, उदारता, आस्था का अभाव, भय, सर्दी, गर्मी और बारिश सहन न कर पाना और चंद्र दिनों और नक्षत्रों की शुभता में विश्वास। जो व्यक्ति तारों के बारे में सबसे अधिक पूछताछ करता है उस बचकाने व्यक्ति से धन छीन जाएगा, क्योंकि धन ही धन का तारा है, तारे क्या करेंगे।
योग्य व्यक्ति 100 प्रयासों के बाद निश्चित रूप से धन प्राप्त कर लेंगे, और धन धन से उसी प्रकार बंधा होता है और हाथी दूसरे हाथियों से बंधे होते हैं। अध्याय 5 बाह्य और आंतरिक खतरे। किसी संधि और अन्य समझौतों को उनके उचित स्वरूप से भिन्न तरीकों से करना नीतिगत रूप से अनुचित है। इससे खतरे उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के खतरे इस प्रकार हैं। एक वह जो बाहरी उत्पत्ति और आंतरिक उकसावे से उत्पन्न होता है। दूसरा वह जो आंतरिक उत्पत्ति और बाहरी उकसावे से उत्पन्न होता है। तीसरा वह जो बाहरी उत्पत्ति और बाहरी उकसावे से उत्पन्न होता है। और चौथा वह जो आंतरिक उत्पत्ति और आंतरिक उकसावे से उत्पन्न होता है। जब विदेशी स्थानीय लोगों के साथ या स्थानीय लोग विदेशियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे षड्यंत्र के परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। षड्यंत्र रचने वालों की तुलना में षड्यंत्र में सहायता करने वालों के सफल होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि षड्यंत्र रचने वालों को परास्त कर दिया जाता है, जो अन्य लोगों के लिए कोई और षड्यंत्र रचने में सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। विदेशी शायद ही षड्यंत्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में कर पाते हैं, न ही स्थानीय लोग विदेशियों को बहका सकते हैं। अंततः विदेशियों के सारे प्रयास निष्फल होंगे और केवल राजा, जिसके विरुद्ध वे षड्यंत्र रचना चाहते हैं, की समृद्धि में ही सहायक सिद्ध होंगे। जब स्थानीय लोग विदेशियों के साथ सहयोग कर रहे हों, तो उन्हें दबाने के लिए अपनाए जाने वाले साधन सुलह और उपहार हैं। उच्च पद और सम्मान वाले व्यक्ति को प्रसन्न करना मेल मिलाप कहलाता है। अनुग्रह करना, करों में छूट देना या राजकीय कार्यों के संचालन के लिए रोजगार देना उपहार कहलाता है। जब विदेशी उकसावे में शामिल हो, तो राजा को फूट डालने और दबाव डालने की नीति अपनानी चाहिए। मित्र बनकर जासूस विदेशियों को सूचित कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह व्यक्ति अपने उन जासूसों की मदद से आपको धोखा देना चाहता है जो देशद्रोहियों का वेश धारण किए हुए हैं। देशद्रोहियों का वेश धारण किए जासूस देशद्रोहियों के साथ मिलकर उन्हें विदेशियों से अलग कर सकते हैं, या विदेशियों को स्थानीय देशद्रोहियों से अलग कर सकते हैं। उग्र जासूस देशद्रोहियों से मित्रता कर सकते हैं और उन्हें हथियारों या जहर से मार सकते हैं, या षड्यंत्र रचने वाले विदेशियों को आमंत्रित करके उनकी हत्या कर सकते हैं। जब विदेशी आपस में या स्थानीय लोग आपस में षड्यंत्र रचते हैं, तो एक सुनियोजित उद्देश्य से रचे गए इस षड्यंत्र के परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। जब दोषी व्यक्ति को हटा दिया जाता है, तो कोई दोषी नहीं बचता, परंतु जब एक दोषी व्यक्ति को हटा दिया जाता है, तो उसका दोष दूसरों पर भी लग जाता है। अतः जब विदेशी षड्यंत्र रचते हैं, तो राजा को फूट डालने और दबाव डालने की नीति अपनानी चाहिए। मित्र बनकर जासूस विदेशी षड्यंत्रकारियों को सूचित कर सकते हैं। ध्यान रहे, तुम्हारा यह राजा अपने धनवान बनने की लालसा में स्वाभाविक रूप से तुम सबके विरुद्ध क्रोधित है। तब कुछ जासूस विदेशी षड्यंत्रकारियों के सेवकों और सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें हथियारों, जहर और अन्य साधनों से मार सकते हैं। फिर अन्य जासूस षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश कर सकते हैं या उन्हें धोखा दे सकते हैं। जब स्थानीय लोग आपस में षड्यंत्र रचते हैं, तो राजा को इसे दबाने के लिए आवश्यक रणनीतिक उपाय अपनाने चाहिए। वह उन लोगों के प्रति सुलह की नीति अपना सकते हैं जो संतुष्टि का दिखावा करते हैं या जो स्वभाव से असंतुष्ट है। किसी प्रिय व्यक्ति के चरित्र की पवित्रता बनाए रखने में उसकी दृढ़ता से संतुष्ट होने के बहाने या उसकी भलाई या हानि के प्रति चिंता जताते हुए उपहार दिए जा सकते हैं। एक जासूस मित्र के वेश में स्थानीय लोगों से कह सकता है, तुम्हारा राजा तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। या स्थानीय लोगों को यह कहकर अलग किया जा सकता है, यह आदमी तुम्हारे खिलाफ राजा से ऐसी कहानी सुना रहा है। और दंडात्मक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसा कि दंडों के पुरस्कार अध्याय में वर्णित है।
इन 4 प्रकार के खतरों में से आंतरिक खतरे से सबसे पहले छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि घात लगाए बैठे सांप के डर जैसी आंतरिक परेशानियां बाहरी परेशानियों से कहीं अधिक गंभीर होती हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन 4 प्रकार के खतरों में से जिसका उल्लेख पहले किया गया है वह बाद में उल्लेख किए गए खतरे की तुलना में कम गंभीर है, चाहे वह शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किया गया हो या नहीं। अन्यथा तो उससे छुटकारा पाने के लिए सरल उपाय का उपयोग किया जा सकता है। अध्याय 6 देशद्रोहियों और शत्रुओं से संबंध व्यक्ति। 2 प्रकार के निर्दोष व्यक्ति होते हैं। एक वे जिन्होंने देशद्रोहियों से अपना संबंध तोड़ लिया है और दूसरे वे जिन्होंने स्वयं को शत्रुओं से दूर रखा है। देशवासियों को राजद्रोहियों से अलग करने के लिए राजा को बल प्रयोग को छोड़कर सभी रणनीतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तियों की सभा को दंडित करना बहुत कठिन है, और यदि दंडित किया भी जाए तो हो सकता है कि उसमें वांछित परिणाम न मिले, बल्कि अवांछित परिणाम उत्पन्न हो। हालांकि वह राजद्रोहियों के नेताओं के विरुद्ध दंडों के प्रावधान नामक अध्याय में वर्णित अनुसार कदम उठा सकता है। अपने लोगों को शत्रु से अलग करने के लिए उसे सुलह और अन्य रणनीतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, ताकि शत्रु के प्रमुख एजेंटों या जिनके द्वारा शत्रु का काम अंजाम दिया जाना है उनके प्रयासों को विफल किया जा सके। योग्य प्रतिनिधियों की सेवाएं प्राप्त करने में सफलता राजा पर निर्भर करती है, प्रयासों की सफलता मंत्रियों पर निर्भर करती है, और इसलिए योग्य प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सफलता राजा और उसके मंत्रियों दोनों पर निर्भर करती है। जब गद्दारों और वफादारों के गठबंधन के बावजूद सफलता प्राप्त होती है तो वह मिश्रित सफलता होती है। जब लोग इस प्रकार मिश्रित होते हैं तो सफलता वफादारों के माध्यम से ही प्राप्त होती है, क्योंकि समर्थन के अभाव में अस्तित्व के लिए आवश्यक कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं रह सकती। जब सफलता में मित्र और शत्रु दोनों का गठबंधन शामिल होता है तो उसे शत्रु द्वारा दूषित सफलता कहा जाता है। जब सफलता शत्रु द्वारा दूषित होती है तो वह मित्र के माध्यम से ही प्राप्त होती है, क्योंकि मित्र के माध्यम से सफलता प्राप्त करना आसान है, लेकिन शत्रु के माध्यम से नहीं। जब कोई मित्र समझौता करने को तैयार न हो तो अक्सर षड्यंत्र का सहारा लेना चाहिए। जासूसों की मदद से मित्र को शत्रु से अलग करके उसे अपने पक्ष में कर लेना चाहिए, या फिर संयुक्त मित्रों में से अंतिम मित्र को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि जब संयुक्त मित्रों में से अंतिम मित्र को अपने पक्ष में कर लिया जाता है तो मध्य क्रम के मित्र आपस में अलग हो जाते हैं। उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए। एक गुणी राजा को उसके जन्म, परिवार, ज्ञान और चरित्र की प्रशंसा करके और उसके पूर्वजों के शांति प्रस्तावक के साथ संबंधों की ओर इशारा करके या उसके प्रति दिखाए गए लाभों और शत्रुता के अभाव का वर्णन करके प्रसन्न किया जा सकता है। या फिर कोई राजा जो नेक इरादों वाला हो, या जिसने अपना उत्साह खो दिया हो, या जिसके सभी रणनीतिक साधन कई युद्धों में विफल हो गए हों, या जिसने अपने सैनिकों और धन को खो दिया हो, या जिसने विदेश में रहने से कष्ट झेला हो, या जो सद्भावना से किसी मित्र को प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, या जिसे किसी दूसरे से खतरे का आभास हो, या जो किसी भी चीज से ज्यादा मित्रता को महत्व देता हो, उसे सुलह के माध्यम से जीता जा सकता है। या फिर एक लालची राजा या जिसने अपनी सेना खो दी है, उसे उन तपस्वियों और सरदारों के माध्यम से उपहार देकर जीता जा सकता है जिन्हें पहले से ही इस उद्देश्य के लिए उसके साथ रखा गया हो। दान 5 प्रकार के होते हैं। भुगतान की जाने वाली वस्तु का त्याग, दी जा रही वस्तु का जारी रहना, प्राप्त वस्तु का पुनर्भुगतान, अपनी संपत्ति का भुगतान और दूसरों की संपत्ति पर स्वेच्छा से किए गए हमले में सहायता करना।
जब कोई दो राजा एक दूसरे से शत्रुता और भूमि हड़पने की आशंका रखते हैं तो उनके बीच फूट के बीज बोए जा सकते हैं। दोनों में से जो राजा डरपोक होता है उसे विनाश की धमकी दी जा सकती है और उससे कहा जा सकता है, तुम्हारे साथ शांति स्थापित करने के बाद यह राजा तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है। दूसरे राजा के मित्र की खुली शांति स्थापित करने को अनुमति दे सकता है। जब किसी देश या दूसरे देश से कारखानों में निर्माण के लिए माल या वस्तुएं शत्रु देश को भेजी जाती हैं तो जासूस यह सूचना फैला सकते हैं कि ये वस्तुएं उस व्यक्ति से प्राप्त की गई हैं जिसके विरुद्ध शत्रु सेना आक्रमण करना चाहती थी। जब इस प्रकार प्रचुर मात्रा में वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं तो वह शत्रु को संदेश भेज सकता है, ये वस्तुएं और माल मैंने तुम्हें भेजे हैं, कृपया संयुक्त राजाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करो या उनका साथ छोड़ दो, तब तुम्हें शेष कर प्राप्त होगा। फिर जासूस उस गठबंधन के अन्य राजाओं को सूचित कर सकते हैं, ये वस्तुएं तुम्हारे शत्रु ने उसे दी हैं। विजेता अपने शत्रु देश की कुछ ऐसी वस्तुएं एकत्र कर सकता है जो वहां विशेष रूप से पाई जाती हो और अन्यत्र अज्ञात हो। व्यापारी बनकर जासूस उन वस्तुओं को अन्य महत्वपूर्ण शत्रुओं को बेच सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वह वस्तुएं शत्रु देश द्वारा दी गई थी। या फिर विजेता अपने शत्रु पक्ष के लोगों में से अत्यंत विश्वासघाती लोगों को धन दौलत और सम्मान से प्रसन्न करके उन्हें शस्त्र विष और आग से लैस करके शत्रु पक्ष के साथ रख सकता है। शत्रु पक्ष के किसी मंत्री की हत्या करवा दी जाए, उसके पुत्रों और पत्नी को यह कहने के लिए प्रेरित किया जाए कि मंत्री की हत्या रात में अमुक व्यक्ति द्वारा की गई है। तब शत्रु पक्ष का मंत्री मृतक व्यक्ति मंत्री के परिवार के प्रत्येक सदस्य से मृत्यु का कारण पूछे। यदि वे बताए गए कथन के अनुसार उत्तर दे तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, यदि वे ऐसा न करे तो उन्हें पकड़ लिया जाए। जिसने भी राजा का विश्वास प्राप्त कर लिया हो वह राजा से कह सकता है कि उसे शत्रु अमुक मंत्री से अपनी जान की रक्षा करनी होगी। तब दोनों राज्यों विजेता और शत्रु राज्य से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदिग्ध मंत्री को नष्ट करने के लिए सूचित कर सकता है, या फिर ऐसे राजाओं को जो उत्साह और शक्ति से भरे हों यह कहा जा सकता है, इस राजा के देश पर कब्जा कर लो, हमारी शांति संधि यथावत है। तब जासूसों को इन राजाओं के प्रयास की सूचना उस विशेष राजा को देनी चाहिए और उनमें से किसी एक राजा के रसद विभाग और अनुयायियों का नाश करवाना चाहिए। अन्य जासूस मित्र होने का दिखावा करते हुए इन राजाओं को उस विशेष राजा को नष्ट करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करें। जब शत्रु का कोई वीर सिपाही हाथी या घोड़ा मर जाता है, मारा जाता है या जासूसों द्वारा अगवा कर लिया जाता है तो दूसरे जासूस शत्रु को बता सकते हैं कि यह मृत्यु उसके अनुयायियों के आपसी संघर्ष के कारण हुई है। ऐसे हत्याओं को अंजाम देने के लिए नियुक्त व्यक्ति को बकाया राशि प्राप्त करने की शर्त पर अपना काम दोबारा करने के लिए कहा जा सकता है। उसे यह राशि दो राज्यों से वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से लेनी चाहिए। जब राजा का दल इस प्रकार विभाजित हो जाता है तो कुछ लोगों को लाया जा सकता है जो विजेता के पक्ष से हो। इससे सेनापति, राजकुमार और शत्रु की सेना के अधिकारियों के मामले की व्याख्या होती है। इसी प्रकार संयुक्त राज्यों के बीच भी फूट के बीज बोए जा सकते हैं। इस प्रकार फूट के बीज बोने का कार्य होता है। गुप्त रूप से छिपे हुए जासूस किसी तेज तर्रार जासूस की मदद के बिना भी हथियारों, जहर या अन्य चीजों के बल पर किसी भी मजबूत, कमजोर या संकटग्रस्त शत्रु की हत्या कर सकते हैं। यदि काम आसान लगे तो कोई भी गुप्त जासूस इसे कर सकता है, या फिर एक तेज तर्रार जासूस अकेले ही हथियारों, जहर या आग के बल पर यह काम कर सकता है, क्योंकि एक तेज तर्रार जासूस वह काम कर सकता है जिसके लिए
दूसरों को सभी आवश्यक सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सामरिक साधनों के 4 रूप हैं। इन साधनों में से जो क्रम में पहले आता है, जैसा कि आक्रमणकारियों के संदर्भ में कहा गया, वह बाकी सभी से आसान है। सुलह एक ही प्रकार की होती है, उपहार 2 प्रकार का होता है। क्योंकि सुलह उससे पहले होती है, असहमति 3 प्रकार की होती है। क्योंकि सुलह उपहार उससे पहले होते हैं और सुलहकारी दबाव 4 प्रकार का होता है। क्योंकि सुलह उपहार और असहमति उससे पहले होते हैं। स्थानीय शत्रुओं के मामले में भी यही तरीके अपनाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है, कारखानों में ज्ञात प्रमुख दूतों को किसी भी स्थानीय शत्रु के पास संधि करने या किसी अन्य व्यक्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से भेजा जा सकता है। जब वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो दूतों को अपनी सफलता की सूचना देनी चाहिए। फिर 2 राज्यों से वेतन प्राप्त करने वाले लोगों को स्थानीय शत्रु के कार्य में शामिल लोगों या शत्रुओं को सूचित करना चाहिए। यह व्यक्ति तुम्हारा दुष्ट राजा है। जब किसी व्यक्ति को दूसरे से डरने या घृणा करने का कारण हो तो जासूस उनमें से किसी एक को यह कहकर फूट बढ़ा सकते हैं, यह व्यक्ति तुम्हारे शत्रु के साथ समझौता कर रहा है और जल्द ही तुम्हें धोखा देगा। इसलिए जल्द से जल्द राजा के साथ शांति स्थापित करो और इस व्यक्ति को दबाने का प्रयास करो, या अब तक असंबद्ध व्यक्तियों के बीच मित्रता या वैवाहिक संबंध स्थापित करके जासूस उन्हें दूसरों से अलग कर सकते हैं, या फिर किसी पड़ोसी राजा, किसी जंगली सरदार, शत्रु परिवार के वंशज या किसी बंधी राजकुमार की सहायता से राज्य के बाहर स्थानीय शत्रुओं को नष्ट किया जा सकता है, या किसी कारवां या जंगली कबीलों के माध्यम से स्थानीय शत्रु को उसकी सेना सहित मारा जा सकता है, या फिर स्थानीय शत्रु के समर्थक होने का ढोंग करने वाले और उसी जाति के लोग अनुकूल अवसरों का लाभ उठाकर उसे मार सकते हैं, या फिर छुपकर जासूसी करने वाले लोग आग, जहर और हथियारों से स्थानीय शत्रुओं को मार सकते हैं। जब देश स्थानीय शत्रुओं से भरा हो तो उन्हें विषैले पेय पिलाकर उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक हठी चालाक शत्रु को जासूसों के माध्यम से या सद्भावना से दिए गए विषैले मांस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अध्याय 7 धन और हानि के बारे में संदेह और वैकल्पिक रणनीतिक साधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाली सफलता। तीव्र इच्छा और अन्य भावनाएं अपने ही लोगों को भड़काती है। कुशासन बाहरी शत्रुओं को उकसाता है। ये दोनों ही राक्षसी जीवन की विशेषताएं हैं। क्रोध अपने ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। शत्रु की समृद्धि के लिए सहायक कारक खतरनाक धन, उकसाने वाला धन और अनिश्चित परिणामों वाला धन है। वह धन जो प्राप्त होने पर शत्रु की समृद्धि बढ़ाता है या जो प्राप्त होने के बावजूद शत्रु को वापस चुकाना पड़ता है या जिससे जनधन की हानि होती है, वह खतरनाक धन है। उदाहरण के लिए, वह धन जिसका पड़ोसी राजाओं द्वारा संयुक्त रूप से उपभोग किया जाता है, जो उनके खर्च पर अर्जित किया गया है, या वह धन जिसकी मांग शत्रु द्वारा की जाती है, या वह धन जिसे अपनी संपत्ति की तरह जब्त कर लिया जाता है, या वह धन जो मोर्चे पर अर्जित किया जाता है या जो भविष्य में विपत्तियां उत्पन्न करता है या पीछे के शत्रु को उकसाता है, या वह धन जो किसी मित्र को नष्ट करके या संधि तोड़कर प्राप्त किया जाता है और इसलिए राज्यों के समूह द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। ये सभी खतरनाक धन के प्रकार हैं। वह धन जो अपने ही लोगों या शत्रुओं में भय उत्पन्न करता है उत्तेजक धन कहलाता है। जब इन 2 प्रकार की संपत्तियों के संबंध में ऐसे संदेह उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या यह उत्तेजक संपत्ति है या नहीं, हानि रहित संपत्ति है या उत्तेजक संपत्ति, पहले उत्तेजक और फिर हानि रहित, क्या किसी शत्रु या मित्र को प्रोत्साहित करना लाभदायक है, क्या शत्रु की सेना को धन और सम्मान प्रदान करने से घृणा उत्पन्न होगी या नहीं। इन संदेहों में से संपत्ति अर्जित करने संबंधी संदेह यानी या उत्तेजना संबंधी संदेहों से श्रेष्ठ है।
धन से धन उत्पन्न होना, धन से कुछ भी उत्पन्न न होना, हानि उत्पन्न होने वाला धन, हानि या नुकसान, धन उत्पन्न होना, बिना लाभ के हानि को बनाए रखना, हानि से हानि उत्पन्न होना, ये 6 प्रकार के हानिकारक धन है। मोर्चे पर शत्रु का विनाश होने पर पीछे से भी शत्रु का विनाश होना ही धन से धन का सृजन कहलाता है। किसी तटस्थ राजा को सेना में सहायता देकर अर्जित धन को किसी काम का न होने वाला धन कहा जाता है। शत्रु की आंतरिक शक्ति को कम करना हानि उत्पन्न करने वाला धन है। शत्रु देश के पड़ोसी राजा के सैनिकों और धन से सहायता करना धन उत्पन्न करने वाला नुकसान है। कम संसाधनों वाले राजा को प्रोत्साहित करने या स्थापित करने के बाद उससे पीछे हटना कुछ भी लाभ न देने वाला नुकसान है। किसी श्रेष्ठ राजा को उत्तेजित करने के बाद निष्क्रियता नुकसान को जन्म देने वाला नुकसान है। इनमें से सूचीकरण क्रम से पहले उल्लिखित कार्य को करना बाद में उल्लिखित कार्य की तुलना में बेहतर है। इस प्रकार कार्य शुरू करने की प्रक्रिया है। जब आसपास की परिस्थितियां धनवान बनने के लिए अनुकूल हों तो उसे हर तरफ से धनवान होना कहा जाता है। जब चारों ओर से धन प्राप्ति में पीछे से शत्रु द्वारा बाधा उत्पन्न होती है तो यह संदेह से घिरे खतरनाक धन का रूप ले लेती है। इन दोनों ही मामलों में एक मित्र और पीछे के शत्रु की मदद लेकर सफलता प्राप्त की जाती है। जब चारों ओर से शत्रुओं के भय का संदेह हो तो यह एक खतरनाक स्थिति होती है। जब कोई मित्र इस भय को दूर करने के लिए आगे आता है तो यह स्थिति संदेह में बदल जाती है। इन दोनों ही मामलों में खानाबदोश शत्रु और उसके पीछे के शत्रु का समर्थन प्राप्त करके सफलता हासिल की जा सकती है। जब शत्रुओं द्वारा किसी भी पक्ष से लाभ प्राप्त करने की संभावना पूरी तरह से बाधित हो जाती है तो इसे खतरनाक धन कहा जाता है। इस स्थिति में और साथ ही सभी पक्षों से लाभ की संभावना होने पर भी लाभकारी धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब धन प्राप्त करने की संभावना बराबर हो तो उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो महत्वपूर्ण, निकट, अचूक और आसानी से प्राप्त किया जा सके। जब एक तरफ से और दूसरी तरफ से हानि का भय हो तो धन 2 दिशाओं से खतरे में पड़ जाता है। इस स्थिति में और साथ ही जब धन चारों ओर से खतरे में हो तो मित्रों की सहायता से सफलता की कामना की जानी चाहिए। मित्रों के अभाव में उसे एक ऐसे सहयोगी की सहायता से एक तरफ से होने वाली हानि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिसे आसानी से अपने पक्ष में किया जा सके। उसे एक शक्तिशाली सहयोगी की सहायता से दोनों तरफ से होने वाली हानि को दूर करना चाहिए और उसे अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके सभी तरफ से होने वाली हानि को दूर करना चाहिए। जब ऐसा करना असंभव हो तो उसे अपनी सारी संपत्ति छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि यदि वह जीवित रहता है तो सुयात्र और उदयना की तरह सत्ता में उसकी वापसी निश्चित है। जब एक ओर से धन प्राप्ति की संभावना हो और दूसरी ओर से आक्रमण का भय हो तो इसे धन और हानि से घिरी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को उस धन को अर्जित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो उसे आक्रमण से बचाव करने में सक्षम बनाए, अन्यथा उसे आक्रमण को टालने का प्रयास करना चाहिए। यह उस स्थिति का वर्णन करता है जो चारों ओर से धन और हानि से घिरी हुई है। जब एक तरफ से हानि की आशंका हो और दूसरी तरफ से धन प्राप्ति की संभावना संदेहपूर्ण हो तो इसे 2 तरफा हानि और धन का संदेह कहा जाता है। ऐसे में पहले हानि को दूर करना चाहिए। जब यह हो जाए तब संदेहपूर्ण धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही सभी तरह से हानि और धन की संदेहपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है। जब एक तरफ से धन प्राप्ति की संभावना हो और दूसरी तरफ से अनिश्चित हानि की आशंका हो तो यह 2 तरफा हानि और धन की अनिश्चित स्थिति है। इससे सभी तरफ से अनिश्चित हानि और धन की स्थिति स्पष्ट होती है। ऐसे में उसे अपनी संप्रभुता के प्रत्येक तत्वों के विरुद्ध होने वाली हानि की आशंकाओं को
क्रम से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित हानि की स्थिति में मित्र को छोड़ना सेना को छोड़ना से बेहतर होता है। इसी प्रकार सेना को अनिश्चित हानि की स्थिति में छोड़ा जा सकता है, लेकिन खजाने को नहीं। जब उसकी संप्रभुता के सभी तत्वों को हानि से मुक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे कम से कम कुछ को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। तत्वों में उसे सबसे पहले उन सजीव तत्वों को मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए जो उसे वफादार हों और उग्रवादियों और लालची लोगों से मुक्त हों। निर्जीव तत्वों में जो सबसे मूल्यवान और उपयोगी हों, जिन तत्वों को आसानी से मुक्त किया जा सकता है, उन्हें शांति समझौते, तटस्थता के पालन और एक के साथ शांति स्थापित करने और दूसरे के साथ युद्ध छेड़ने जैसे उपायों द्वारा मुक्त किया जा सकता है। जिन कार्यों में अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, उन्हें अन्य साधनों द्वारा हल किया जा सकता है। गिरावट, ठहराव और प्रगति के संदर्भ में उसे उस चीज को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए जिसका उल्लेख सूची के क्रम में बाद में किया गया है, या इसके विपरीत क्रम में, यदि उसे लगता है कि गिरावट और अन्य चरण भविष्य की समृद्धि के लिए सहायक है। इस प्रकार स्थितियों का निर्धारण होता है। यह यात्रा के मध्य या अंत में संदिग्ध हानि और धन की स्थिति को स्पष्ट करता है, क्योंकि हर अभियान में धन और हानि का संदेह बना रहता है। इसलिए बेहतर यही है कि इतना धन सुरक्षित कर लिया जाए जिससे दुश्मन और उसके सहयोगियों को आसानी से नष्ट किया जा सके, जान माल के नुकसान की भरपाई की जा सके, विदेश में रहने के दौरान राशन का इंतजाम किया जा सके, देय राशि का भुगतान किया जा सके और राज्य की रक्षा की जा सके। साथ ही अपने राज्य में धन की हानि या अनिश्चित संभावनाएं हमेशा असहनीय होती है। इससे अभियान के मध्य में अनिश्चित हानि की स्थिति स्पष्ट होती है, परंतु अभियान के अंत में अनिश्चित हानि की स्थिति में पड़ने से बेहतर है कि किसी कमजोर या आक्रमण योग्य शत्रु को पराजित करके या उसे नष्ट करके धन अर्जित किया जाए, क्योंकि शत्रुओं द्वारा परेशानी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। परंतु जो व्यक्ति राष्ट्रसंघ का नेता नहीं है, उसके लिए अभियान के मध्य या अंत में अनिश्चित धन या हानि की स्थिति का जोखिम उठाना बेहतर है, क्योंकि वह अभियान जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होता। धन, सद्गुण और भोग तीनों प्रकार के धन का समूह है। इनमें से जो पहले उल्लेखित है उसे प्राप्त करना बाद में उल्लेखित को प्राप्त करने से बेहतर है। हानि, पाप और दुख तीनों प्रकार की हानियों का समूह है। इनमें से बाद में आने वाली हानि की तुलना में पहले बताई गई हानि से बचाव करना बेहतर है। धन या हानि, पुण्य या पाप और सुख या दुख, ये तीनों प्रकार के संदेहों का सार है। इनमें से क्रमानुसार बाद में आने वाले संदेह की अपेक्षा पहले आने वाले संदेह को आजमाना बेहतर है, जिसे निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अवसरों का निर्धारण होता है। इसी के साथ खतरे पर चर्चा समाप्त होती है। इन खतरनाक परिस्थितियों में सफलता के लिए यदि पुत्रों, भाइयों या रिश्तेदारों से परेशानी हो तो सुलह और उपहारों के माध्यम से राहत प्राप्त करना बेहतर है। यदि नागरिकों, देशवासियों या सेना प्रमुखों से परेशानी हो तो उपहारों और फूट डालने के माध्यम से राहत प्राप्त की जा सकती है। यदि पड़ोसी राज्य या जंगली कबीलों से परेशान हो तो फूट डालने और दबाव डालने के माध्यम से राहत प्राप्त की जा सकती है। यह उपायों का क्रम है। अन्य प्रकार की परिस्थितियों में उन्हीं उपायों को विपरीत क्रम में भी अपनाया जा सकता है। मित्र और शत्रु दोनों के विरुद्ध सफलता हमेशा जटिल उपायों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि रणनीतिक साधन एक दूसरे के सहायक होते हैं। शत्रु के संदिग्ध मंत्रियों के मामले में सुलह के लिए अन्य साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वासघाती मंत्रियों के मामले में उपहारों का प्रयोग किया जाता है। राज्यों के गठबंधन के मामले में फूट डालने के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है और शक्तिशाली लोगों के मामले में दबाव के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। जब गंभीर और हल्के दोनों प्रकार के खतरे एक साथ मौजूद हो तो किसी विशेष साधन, वैकल्पिक साधन या सभी साधनों का उपयोग किया जा सकता है।
किसी विशेष साधन का अर्थ केवल इसी से है, किसी अन्य साधन से नहीं। इससे या उससे वैकल्पिक साधनों का यही तात्पर्य है। इससे और उससे सभी साधनों का तात्पर्य भी यही है। इनमें से केवल एकल साधन और किन्हीं 3 साधनों का संयोजन 4 है, किन्हीं 2 साधनों का संयोजन 6 है और चारों का संयोजन 1 है। इस प्रकार सामरिक साधनों के 15 प्रकार है। विपरीत क्रम में साधनों की संख्या भी उतनी ही है। जब कोई राजा इन विभिन्न साधनों में से केवल एक साधन से सफलता प्राप्त करता है तो उसे एकल सफलता वाला राजा कहा जाता है। जब 2 साधनों से तो दुगनी सफलता वाला राजा, जब 3 साधनों से तो तिगुनी सफलता वाला राजा और जब 4 साधनों से तो चौगुनी सफलता वाला राजा कहा जाता है। क्योंकि सद्गुण धन का आधार है और भोग धन का लक्ष्य है, इसलिए उस प्रकार के धन को प्राप्त करने में सफलता जो सद्गुण धन और भोग को बढ़ावा देती है सर्वार्थ सिद्धि कहलाती है। इस प्रकार सफलता के कई प्रकार होते हैं। आग, बाढ़, बीमारी, महामारी, बुखार, अकाल और राक्षसी विपत्तियों जैसी दैवीय आपदाएं खतरनाक होती हैं। इन समस्याओं से बचने में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय देवी देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करना है। चाहे राक्षसी परेशानियां न हो या बहुत अधिक हो या सामान्य हो, सफलता के लिए अथर्ववेद में निर्धारित अनुष्ठानों के साथ साथ सिद्ध तपस्वियों द्वारा किए गए अनुष्ठानों का भी पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का 9वां खंड समाप्त होता है। आरंभ से 128वां अध्याय समाप्त होता है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक्स विद सौरभ। धन्यवाद।